हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज एक नया पाठ लाई हूँ, जल ही जीवन। सब बच्चे आ गए थे, सिर्फ राहुल का ही इंतजार हो रहा था। दरअसल बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए श्रीकांत मिश्रा हर रविवार को अपने घर एक वैज्ञानिक गोष्ठी आयोजित करते थे, जिसमें ज्ञान विज्ञान की विभिन्न बातों पर चर्चा की जाती थी। बच्चे प्यार से श्रीकांत मिश्रा को श्रीकांत अंकल कहकर बुलाते थे। कुछ ही देर में राहुल भी आ गया और देर से आने के लिए माफ़ी मांगते हुए बोला, अंकल, देर से आने का मुझे खेद है। दरअसल मुझे नहाने में देर हो गई। आप तो जानते ही हैं कि हमारा फ्लैट तीसरी मंजिल पर है तथा तीसरी मंजिल पर पानी कम चढ़ता है, और फिर अब तो गर्मियों का मौसम भी है। राहुल की बात सुनकर श्रीकांत अंकल ने कहा, यह तो आजकल महानगरों में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है। भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचा होता जा रहा है। इसीलिए पानी को खर्च करने के मामले में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हमने अब भी जल संरक्षण की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो पानी की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी होगी। आजकल वर्षा जल संग्रहण अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाए जाने की दिशा में भी काफ़ी जागरूकता एवं क्रियाशीलता दिखाई पड़ रही है। तब सुधा ने कहा, अंकल, पीने के पानी की कमी की समस्या न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप धारण करती जा रही है। जल को लेकर आए दिन गली मोहल्लों में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। साथ ही मैंने एक पुस्तक में यह भी पढ़ा है कि भविष्य में जल स्रोतों के बंटवारे को लेकर युद्ध लड़े जाएंगे। सुधा की बात सुनकर श्रीकांत अंकल बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है सुधा। पेयजल की समस्या सचमुच एक विकट रूप धारण करती जा रही है। अब तो सील बंद बोतलों में बिकने वाला मिनरल वाटर भी सुरक्षित नहीं रह गया है। उसमें भी कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है। तभी उमंग बोला, अंकल, जल के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव होगा? श्रीकांत अंकल उमंग की बात का जवाब देते हुए बोले, सचमुच उमंग, यह समस्या बहुत गंभीर है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जल एक अमूल्य संसाधन है। इसके अभाव में किसी भी वनस्पति का उगना असंभव है तथा जलहीन धरती पर पेड़ पौधों के न उगने से प्राणदायिनी वायु अर्थात ऑक्सीजन मिलने की संभावनाएं क्षीण होने लगती हैं, जिससे मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतुओं का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। यदि हम जल को नहीं बचा पाए तो कुछ भी बचा पाना कठिन होगा। जल की पृथ्वी पर उपलब्धता ही हमारे आने वाले जीवन को निश्चित कर सकती है। अब तक चुप बैठे नीरज ने कहा, अंकल, यदि इंसान अपने लिए समस्याएं पैदा करता है तो सोच विचार और विवेक के द्वारा वह उनका समाधान भी अवश्य ढूंढ निकालता है। लेकिन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए यह संभव नहीं है। फिर रेगिस्तान, जहाँ पानी मिलना वास्तव में एक विकट समस्या है, वहाँ उगने वाली वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु अपनी पानी की समस्या को किस तरह से हल करते हैं?
यह बात सुनकर श्रीकांत अंकल बोले, नीरज, यह तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम जानते ही हो कि रेतीली जमीन पर साधारण वनस्पतियों का उगना कठिन होता है। इसलिए रेगिस्तान में कैक्टस जाति के पौधे ही पाए जाते हैं। इनमें पत्तियों के स्थान पर कांटे होते हैं, जिनके कारण जीव जंतु इन पर मुंह नहीं मार सकते। इतना ही नहीं, तपते सूरज की किरणों को भी ये कांटे परावर्तित करके लौटा देते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत कम ऊष्मा ही इन पौधों के अंदर प्रवेश कर पाती है और इनके अंदर नमी का स्तर ठीक बना रहता है। वनस्पतिविदों का मानना है कि कई हजार वर्ष पूर्व इन पौधों में भी पत्ते होंगे, परंतु धीरे धीरे भौगोलिक परिवेश के अनुरूप अपने को ढालने की प्रक्रिया में इन पत्तों का स्थान कांटों ने ले लिया। श्रेया बोली, अंकल, आपने रेतीली जमीन पर उगने वाली वनस्पतियों के बारे में तो बता दिया। अब ये बताइए कि रेगिस्तान में जीव जंतु पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? अंकल बोले, मैं तो यह चर्चा अगली गोष्ठी में करना चाहता था, परंतु तुम बच्चों से बच पाना भला इतना आसान कहाँ है। चलो रेगिस्तान के जहाज ऊंट से शुरुआत करते हैं। ऊंट बिना पानी के 2-3 सप्ताह तक आराम से रह सकता है। ऊंट की शारीरिक ऊष्मा द्वारा ही उसके कुबड़ में जमी वसा का दहन होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ पानी भी निकलता है। इस प्रकार ऊंट की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऊंट के शरीर से पसीने या पेशाब के रूप में भी पानी की बर्बादी कम होती है। रेगिस्तान में एक किस्म का विशालकाय गिरगिट तथा भेड़ प्रजाति का एक जंतु भी पाया जाता है। इनकी चर्बी इनकी पूंछों में संचित रहती है। पानी उपलब्ध न होने की दशा में यही चर्बी पानी में परिवर्तित हो जाती है, जिससे इनकी पानी की आवश्यकता पूरी होती है। अंकल, कुबड़ में जमी वसा के दहन से पानी प्राप्त होने की बात तो समझ में आ गई, परंतु क्या रेगिस्तानी जंतुओं के पास पानी की जरूरत को पूरा करने का कोई और उपाय भी होता है? मयंक ने प्रश्न किया। श्रीकांत अंकल बोले, तुमने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किया है। रेगिस्तान में कंगारू चूहा नामक एक विचित्र प्राणी पाया जाता है, जो जल की कमी को बड़े अनोखे ढंग से पूरा करता है। यह छोटे छोटे बीज आदि इकट्ठा करके उनको रेत के नीचे गाड़ देता है। जमीन के अंदर की नमी को सोखकर ये बीज फूल जाते हैं। इन बीजों को कंगारू चूहा खोदकर खाता है और अपनी भूख व प्यास दोनों शांत करता है। अब मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाए जाने वाले एक ऐसे विशाल गिरगिट के बारे में बताता हूँ, जो पानी की आवश्यकता को बड़े अजीबोगरीब ढंग से पूरा करता है। इस गिरगिट के शरीर पर बड़े बड़े नुकीले सख्त कांटों का जाल सा बिछा रहता है। कांटों के बीच में बारीक छेद होते हैं। इन छेदों से होकर वर्षा का या अन्य स्रोतों का जल गिरगिट के शरीर में प्रवेश करता है। यह सारा पानी गिरगिट के मुंह के पास स्थित 2 थैलियों में इकट्ठा हो जाता है। ये थैलियां गिरगिट के लिए थर्मस का कार्य करती हैं। प्यास लगने पर गिरगिट इन थैलियों को संकुचित कर अपने मुंह में
पानी पहुंचाता है। साहिल बोला, अंकल, गिरगिट के शरीर के अंदर की यह व्यवस्था तो बड़ी मजेदार है, परंतु यदि अधिक दिनों तक वर्षा ना हो तो अपनी दोनों थैलियां खाली होने पर वह क्या करेगा और अपनी प्यास कैसे बुझाएगा? अंकल ने साहिल के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, इसका उपाय भी गिरगिट के पास होता है। न खालिस्तान में किसी पानी के चश्मे में यह गिरगिट कुछ देर तक कलाबाजी खाकर 2-4 डुबकी लगाता है, जिससे उसके शरीर में कांटों के बीच बने छिद्रों में पानी घुसकर उसकी थैलियों को भर देता है। अब तुम पूछोगे कि यह न खालिस्तान की खोज भी बहुत दिनों तक न हो पाए तो क्या गिरगिट प्यासा मर जाएगा? नहीं, प्रकृति ने इसका हल भी दिया है। रात को रेगिस्तान में बहुत ठंड पड़ती है, इससे गिरगिट के शरीर पर उगे कांटों के नुकीले हिस्से बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। रेगिस्तान की वायु इन कांटों के संपर्क में आती है और ओस बनकर उन पर जम जाती है। ये ओस कण कांटों से लुढ़ककर छिद्रों के जरिए गिरगिट की थैलियों में जा पहुंचते हैं। साहिल बोला, पानी की जरूरत पूरी करने का गिरगिट का इंतजाम सचमुच पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज आपने बहुत सी मज़ेदार जानकारियां हमें दी। हम ये सभी जानकारियां अपने माता पिता और मित्रों को भी बताएंगे। श्रीकांत अंकल यह सुनकर अभिभूत हो गए और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। बच्चों, मैं एक विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ तथा 1 महीने बाद लौटूंगा, इसलिए अब अगली गोष्ठी 1 महीने बाद होगी। वहाँ से वापस लौटने पर मैं तुम्हें वहाँ के अनुभवों एवं जानकारियों के विषय में बताऊंगा। तो यह था एक पाठ बच्चों, बहुत जानकारी से भरा हुआ। आशा करती हूँ आप भी इन जानकारियों से अपने जीवन में उपयोगिता लाएंगे। इस पाठ को स्वयं ज़रूर पढ़ें और अभ्यास भी करें।